नमस्कार। ये महीना मई का है। तपती गर्मी जिस्म को जला रही है। विजय चौक भी इन दिनों तपता रहता है, लेकिन मौसम की इन गर्मियों पर भारी पड़ रही है सियासत की तपिश। 22 साल पहले की मई को याद कीजिए। साल था 1996, 1996। वह दौर बीजेपी के कालजयी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के करिश्मे का था। प्रधानमंत्री बने, बहुमत नहीं जुट पाया तो 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी का वो भाषण आज भी संसदीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय भाषणों में से एक है। वो ओज, वो प्रखर अंदाज और वो नैतिकता का तकाजा। ये भी मई है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन 3 दिन भी नहीं हुए और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। अब 22 साल पहले की उस मई की तुलना आज की मई से हो रही है। सवाल नैतिकता पर जा टिका है। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, किस नैतिकता को मानूं? उस नैतिकता को जिसकी लकीर वाजपेयी जी ने खींची थी, या इस नैतिकता को जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन के बदले बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को सिर्फ 1 दिन का वक्त मिला। 22 साल पहले की उस आदर्शवादी नैतिकता को मानूं, या 22 साल बाद की इस आदर्शवादी नैतिकता को जिसमें विपक्ष का आरोप है कि साम दाम दंड भेद की तमाम तरकीबें आजमाई गई और नाकाम रही। आज मैं सचमुच कन्फ्यूज हूँ, लेकिन मेरी उलझन से ज़्यादा उस वोटर की उलझन समझिए जिन्होंने जिस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, वही अवसरवाद को नैतिकता के कपड़े पहनाकर सरकार बनाने के जश्न में जुट गई है। आज नैतिकता भी कंफ्यूज है, वोटर भी कंफ्यूज है, और सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि 2019 के आम चुनाव का आधार इसी भ्रम की नींव पर टिक गया है। विजय चौक के साथ मैं हूँ विजय त्रिवेदी। कर्नाटक के जनादेश का एक ही सबक है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक ही है। गठबंधन की ताकत को पहचानिए, नहीं तो 2019 में खामियाजे को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कहीं चूक हुई तो 2019 का मिशन दोनों ही दलों के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित हो सकता है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल हमारे साथ मौजूद है। जरिता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नौजवान हैं और मेघालय से दिल्ली तक की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद शास्त्री, RSS विचारक हैं, ज्ञान देते रहते हैं हमें भी, पार्टी को भी। सत्यप्रकाश साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है राजनीतिक पत्रकारिता का। कीर्ति नीति पांडे जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, वो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव जेटली साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर रीना NCP की प्रवक्ता मुंबई से होंगी। और KK मेनन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली में। इन सभी से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के बाद किसकी बारी? अब बीजेपी को मिलेगी अपने राज्यों में चुनौती। कर्नाटक के बाद 3 बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव। मध्य प्रदेश में शिवराज की होगी वापसी। महारानी के मरुधरा में सियासी संग्राम। रेगिस्तान में कैसे खिलाएंगे कमल? 2019 की राह नहीं आसान। कांग्रेस के सामने सहयोगी जुटाने की चुनौती। बीजेपी के सामने सहयोगी बचाए रखने का टास्क। बीजेपी कांग्रेस दोनों को करना होगा फिर से विचार। कर्नाटक के घटनाक्रम ने दिया है दोनों को सबक। दोनों के लिए मुश्किल है 2019। खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लेजिस्लेटर्स, MLAs को खरीदने की कोशिश की है। अरे खरीद फरोख्त अगर करते तो 7 ही MLA चाहिए था ना। तो एक भी अगर खरीद फरोख्त नहीं की, इसीलिए तो हमने इस्तीफा दिया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.
इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन है, दुश्मनी दुश्मन है। हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं और जो जीता वही सिकंदर होता है। अब कौन बाजीगर है कौन सिकंदर है, इसकी चर्चा 2019 में होगी। जरिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जरिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आपका एक तो फ्रेंडली बिहेवियर है और आपका दिल इतना बड़ा है कि आप दुश्मनी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिनके खिलाफ कल चुनाव लड़ा, आज उनको आप कुर्सी पर बैठा रहे हैं, वाकई तारीफ़ के काबिल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी आपकी विशेष के लिए, और मैं तहे दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा झूठ, भ्रष्टाचार और धोखे का, उसमें वो खुद फंस गए। और जनता के सामने, आप चाहे वो हमारे कर्नाटक के जनता हो या फिर हमारे देश के जनता हो, सबके सामने सच आ गया है। और हमें लगता है कि किसी तरीके से कर्नाटका का अपहरण होने से बच गया और लोकतंत्र का जीत हुआ है, और डेफिनेटली संविधान की भी जीत हुई है। आपने जावड़ेकर साहब को नहीं सुना? उन्होंने कहा यदि खरीद लेते तो फिर बहुमत बना लेते ना, तो उन्होंने नहीं किया। आपको लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दे रही हूँ आपके जवाब का, कि उन्होंने जो बोला कि खरीदने की जो बात बोली, खरीदने की बात तो ये है कि 5-5 टेप्स आ चुके हैं, हमें पता है। चाहे वो येडुरप्पा जी के बेटे हो, चाहे वो खुद येडुरप्पा जी हो, चाहे वो श्रीमलू जी हो, वो खुद फोन करके पहले तो 100 करोड़ का ऑफर दे रहे थे, उसके बाद मिनिस्ट्रियल पोस्ट प्लस 15 करोड़ का ऑफर दे रहे थे। उसके बाद ये भी नाकाम हुआ, तो उनके घर पे जाके उनके परिवारों को इंटीमेट। तो इसका मतलब आपने इससे बड़ा ऑफर दिया अपने एमएलएज को रोकने के लिए? हम लोगों ने ऑफर नहीं दिया, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमें लगता है जो पार्टी है, बहुत सारे हमारे जो अलग अलग पार्टियां हैं भारत में, हमें लगता है कि अगर हम एक साथ एकजुट होके अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव जो 2019 है, उसमें हमें बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, शायद बीजेपी मुक्त भारत ही हो जाए। तो ये हर इलेक्शन के बाद क्यों समझ में आता है जरिता? गोरखपुर और फूलपुर के भी बाद में समझ में आया पार्टी को कि अरे हम साथ लड़ लेते तो कुछ और होता। फिर कर्नाटक का चुनाव हो गया, तो फिर उसके बाद समझ आया। देर आए पर दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हम अपने गलतियों से सीख रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे। सब लोग पूछ रहे थे कि सर ये बहुत अच्छा किया है कांग्रेस ने, लेकिन कोई कितने दिन के लिए बनाया है ये कुमारस्वामी साहब को अपने मुख्यमंत्री? 5 साल के लिए होता है ना सर। नहीं, पहला जो अनुभव है उसमें कुछ ऐसा होता है कि कभी 6 महीने के लिए बनाते हैं, कभी साल भर के लिए। वो सब ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। और जो देवगौड़ा साहब का आप में जितना विश्वास है, ये भी काबिले तारीफ है कि 96 को वो भूल कर, 2004 को भूल कर, उसके बाद भी आपके साथ हैं, आपके भरोसे सरकार बना ली। कभी इंग्लिश में कहावत है ना, फॉर ग्रेटर गुड यू नीड टू लुक ओवर द पास्ट। तो शायद वही बात है कि जनता की सेवा के लिए शायद हम आगे आ रहे हैं, एक साथ एकजुट होके जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद शास्त्री साहब, संघ की जो विचारधारा है वो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलती है। अभी 96 का जिक्र हो रहा था कि 96 का मई, 22 मई और आज 19 मई है 2018 का। इसमें से कब पार्टी आरएसएस की विचारधारा पर चली? मुझे लगता है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधारा के साथ चलते, और संघ की विचारधारा समाज में व्यक्ति निर्माण को लेकर काम करने की है। वहां से निकले हुए कार्यकर्ता, उन लोगों ने बीजेपी पे काम किया और बीजेपी में वहां से मैं कहूंगा कि विचार लेकर भारतीय जनता पार्टी में है। मैं समझता हूं कि तो वहां से निकलते ही ट्रैक बदल जाता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगा है कि अगर आपने तो अच्छे से ही किया हुआ व्यक्ति निर्माण, राजनेता का निर्माण जो भी किया। जी बिल्कुल व्यक्ति निर्माण किया। तो वहीं से निकलते वहीं से मोदी जी का निर्माण हुआ, अटल जी का निर्माण हुआ। तो वही अभी अपने अटल जी की बात की, कालजयी नेता भी कहा उन्हें, वो भी प्रचारक थे।
और मोदी जी आज जिस तरह से विश्व भर में इनको इनके व्यक्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है, ये भी प्रचारक है, प्रचारक मतलब संघ के प्रचारक रहे और वहीं से ये भारतीय जनता पार्टी में। मैं एक चीज़ आज विजय जी ज़रूर लाइटर नोट में कहूँगा, जैसा अभी आपने कहा कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ हैं, यानी अब कर्नाटक का 2018 का ये जो परिणाम जो भी कुछ अभी हुआ है आज संध्या में, इसका एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ है कि कांग्रेस कह रही है कि अब संविधान है इस देश बच में, गया है, न्याय इस देश में है, जुडिशरी ठीक है, ईवीएम भी अब ठीक हो गई है और लोकतंत्र भी है। तो मैं इसके लिए इस इलेक्शन को इसको जरिता से सहमत है ना इस बात से? नहीं, मुझे लग रहा है कि अचानक ऐसा क्या होता है कि यदि सत्ता में आप, और सत्ता में कैसे आ गए आप, एक छोटे दल के पिछलग्गू हो गए पूरे इलेक्शन के दौरान। ये पास्ट की बात नहीं, आपने कहा कि पास्ट को भूलकर आगे आना चाहिए। अभी इलेक्शन लड़ते समय तक जितना अधिक जनता दल एस को आप लोगों ने गलियाया, कहूंगा मैं, इतनी गालियां उसके विषय में एक तरह से राजनीतिक स्तर पर दी गई, उसको इतना भ्रष्ट कहा गया, उसको छूने तक के लिए उसको अछूत मानकर कहा कि उसके साथ तो हम कभी खड़े नहीं हो सकते, और आज उसके साथ आप डॉक्टर साहब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बिहार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर्नाटक की चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक की कर रहा हूं सर। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि आप बिहार की चर्चा करने लग गए कि आपने गलियाया था नीतीश कुमार जी को, फिर सरकार में चले गए, इसलिए मैं थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कश्मीर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब आपने गलियाए की बात की कि चुनाव से पहले गलियाया फिर सरकार में आ गए, तो मुझे लगा आप कर्नाटक से बिहार चले गए हैं। नहीं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार जी को बहुत गलियाया था, फिर उन्हीं के साथ सरकार। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी के विषय में हमेशा मुझे लगता है संघ के हर व्यक्ति और बीजेपी के हर व्यक्ति ने कहा कि वो देश में इस विषय में कोई दो राय नहीं कि नीतीश जी एक ईमानदार व्यक्ति है, वो गलत दल के साथ है, ये कहा। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। चुनाव के वक्त तक जिस तरह का प्रचार हुआ, मुझे ध्यान में पूरे बिहार के चुनाव में वहां था, शायद ही कोई सड़क हो जिसपे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी के खिलाफ गाली नहीं लिखी गई हो, खिलाफ फिर सरकार भी बनाई। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मुझे लगा जैसे ही आपने गलियाया शब्द काम में लिया तो मुझे लगा कि आप बेंगलोर से बिहार पहुंच गए। फिर आप कश्मीर भी जाना चाहिए था ना। विजय चौक पर विजय जी की यही तो खूबी है कि आप किसी भी इलेक्शन में उतर जाते हैं यहाँ से, ठीक है, सब इलेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा याद है। सत्य प्रकाश जी, आप इतना लंबा अनुभव रखते हैं तो कुछ सत्य पर प्रकाश डालिए ना। देखिए, ये जो आज जो कुछ हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, इसमें कई चीज़ें हैं। आप देखिए कि विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के लिए ये है कि वो जो चाहते थे वो हो गया जी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा था हॉर्स ट्रेडिंग का और बहुत तरह के, उन्होंने एक हाई मोरल ग्राउंड ले लिया कि भाई हमारा बहुमत नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे थे और माननीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा साहब, उनके खिलाफ कांग्रेस ने महाभियोग लेकर उनको हटाने का प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब अचानक कांग्रेस को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी संस्था है और देश के लिए लोकतंत्र को बचाने में उसकी अहम भूमिका है। जरिता जी ने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। और निर्वाचन आयोग जो जिस तरह से मतदान हमारे यहाँ होता है ईवीएम के माध्यम से, उसको लेके कई सवाल उठाए गए थे। अब ईवीएम का भी सवाल, ईवीएम की विश्वसनीयता का सवाल एक तरह से कहें कि वो सेटल हो गया है कि नहीं, ईवीएम ठीक है। तो हर पक्ष को इसमें खुशी मिली है आज जो कुछ हुआ है जी। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि अभी जो राजनीतिक लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से शुरू हुई है। यहाँ से शुरू कांग्रेस के और जनता दल सेकुलर के लोगों को मान लेना चाहिए कि ये अमित भाई इतनी जल्दी छोड़ने वाले हैं नहीं। इनकी सरकार बनेगी, उसके बाद अगले कुछ महीनों में क्या होगा ये असली वहाँ की राजनीति। आप वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं? नहीं, मैं थ्रेटनिंग नहीं, जो जिस तरह से राजनीति होती है कर्नाटक में, इस तरह की सरकारें चलती नहीं है। और देवगौड़ा साहब को खुद को इसका अनुभव है, वो उनकी सरकार किस तरह से गई। उसके पहले कांग्रेस ने जिन जिन लोगों को समर्थन दिया है, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे देवगौड़ा साहब हो, या राज्यों में भी
जिस तरह से सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, तो उसमें ये सरकार थोड़ी देर में जरिता बता देंगे कितने दिन के लिए बनाई है सरकार, तो इसलिए ये चलने का, लेकिन यहाँ से वहाँ राजनीति शुरू हुई है। इसके बाद चूंकि आप कहें कि जो दल बदल कराने के लिए करने के लिए दल बदल विरोधी कानून इतना सख्त है कि उसमें 2/3 मुश्किल काम है, मुश्किल काम तभी कोई पार्टी टूट पाएगी, तो ये सीधे तौर पे संभव नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 या 7 विधायकों की जरूरत है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर 5-7 चलिए इस पर तो आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है जी, या इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद पूरा का पूरा अर्थमेटिक चेंज हो जाएगा जी। तो इसलिए अभी राजनीति यहाँ से शुरू हुई है। ये एक तरह से कहें कि भाजपा ने एक चाल चली है कि जो आरोप आ रहे थे एक तरह से निरस्त हो गए। अब इसके बाद अगर कांग्रेस के कुछ विधायक उनकी पार्टी छोड़ देते हैं या जनता दल सेकुलर, चलिए वो तो आगे देखते हैं कि क्या होगा, तो आगे क्या हो सकता है। लेकिन राजनीति यहाँ से वहाँ शुरू हो रही है, ये खत्म नहीं हो रही है जी। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट के मनन साहब भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर रीना भी जुड़ गई हैं, मुंबई से एनसीपी स्पोक्स पर्सन है। मनन साहब, आपके पास आना चाहता हूँ कि पूरा जो मामला है उसमें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा का पूरा एक राजनीतिक खेल बदल गया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट को कितना दखल देना चाहिए विधायिका के अंदर, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, जुडिशरी को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहले सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं मैं कि ना तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं जी, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के पास आए जी, दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक था कि इसमें दखल दे जी। अगर ऑनरेबल गवर्नर इनको 5 दिन का 7 दिन का टाइम देता तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करते जी। लेकिन इन्होंने खुद दखल मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। एक। नंबर 2, अभी मैं पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे या कांग्रेस के थे, ये कहते हैं कि अभी तो राजनीति शुरू हुई है जी। इनकी 104 सीटें हैं, इनका ये मतलब है कि जो दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ तो करेंगे ये जी। नहीं, सत्यप्रकाश जी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये जी। लेकिन सवाल, अगर आपकी पार्टी के तोड़ लिए गए तो जी। और मैं ये दावा करता हूं जी, जो मुझे आभास हो रहा है जी। अगर 12, मैंने अब पूरा अध्ययन किया है, 38% जो वोट है वो कांग्रेस को मिला है, उनके 78 एमएलए हैं जी। आपको 36% वोट मिला है, आपके 104 एमएलए हैं जी। और 12 एमएलए वोकलिका के भी हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं, और 12 वो जनता दल एस में आ गए कल को जी। तो इन बातों का आभास अभी से लगाना बंद करो जी। ये कहो कि देश में एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी सरकार चलाए ताकि रोज रोज इलेक्शन ना हो वहां पे, रोज तोड़ फोड़ ना हो वहां पे। और अमित शाह के बारे में अभी आपने बात कही है, अमित शाह कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो इन बातों में जाके दखल देंगे या इन जाके वहां तोड़ फोड़ करेंगे। उनके पास देश के लिए और भी काम है, पार्टी के अध्यक्ष है वो, और पार्टी में दूसरी सरकारों में दूसरे प्रदेशों में सरकारें चला रही हैं। मेरा ख्याल है इस समय 2 प्रदेश छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं सारे जी। तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं बनता है, इस तरह की बातें करना आपके जी हमारे साथ नहीं देता जी है। मनन साहब, लेकिन यहाँ तक सवाल पॉलिटिशियंस का है, भाई सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मनन साहब आपके पास फिर लौटूंगा। अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जेटली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी आपके पास आता हूं, उससे पहले अरविंद जैन साहब, बात मनन साहब ने गवर्नर तक पहुंचा दी, तो गवर्नर साहब पर कुछ ज्ञान दीजिए ना। देखिए, बात यह है कि संविधान में जो गवर्नर्स की पावर्स हैं जी, और बहुत सारी लिखित और बहुत सारी अलिखित, वो उसे चैलेंज करना बहुत मुश्किल है जी। और जब पहली रात सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो अलिखित बनाई गई हैं वो शायद इसीलिए छोड़िए ना कि आप स्पेस बनाते रहें। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बुलाया था जी, वहाँ तक तो गवर्नर का कोई गलती नहीं है जी, क्योंकि जो पिछले प्रेसिडेंट्स हैं, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट हो या रामेश्वरम
केस हो या दूसरे केसेस हो, उसमें चूंकि प्री पोल अलायंस कांग्रेस का नहीं था जेडी के साथ, इसलिए भाजपा बीइंग दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको बुलाना कुछ गलत नहीं था। लेकिन 15 दिन का टाइम देकर के जो जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावनाएं या आशंकाएं, जिस किस्म से डर और भय और आतंक की जो स्थितियां बनी कि ये खरीद लेंगे, ये बेच देंगे, अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अब ये होगा, अब वो होगा, और जिस किस्म से रातों रात कांग्रेस को जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी पहला सवाल यही था कि गवर्नर के इस डिसीजन को हम क्या स्टे कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। हाँ, समय की बात है तो उसी रात मुझे ठीक से याद है कि मुकुल रोहतगी और एजी वेणुगोपाल ने कहा कि 15 दिन के बजाय हम 7 दिन भी करने के लिए सहमत हैं। लेकिन बाद में अगले दिन कल इसे एक दिन अंग्रेजी की कहावत मुझे ठीक से नहीं आती, मोर लॉयल देन किंग, कुछ ऐसा कुछ होता है। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। जेटली साहब, कल तक बात हो रही थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर पार्टी ने अपील की है लोगों से वोट देने की। ये अंतरात्मा की आवाज़ अंतरात्मा तक क्यों नहीं पहुंची विधायकों के पास? नहीं, विधायकों ने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है पहले ही दिन बता दिया था। और वो तब बताया था जब एक राजनीतिक दल जिसकी 30 की सीरीज में सीटें आई और उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए कहा, और जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा, आपस में एक दूसरे को गाली देकर चुनाव लड़ा, वहां पर अंतरात्मा की बात कुछ विधायकों की जरूर उठी थी, लगभग 14-15 विधायकों की, जिन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कबूल नहीं कर सकते जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है, क्योंकि हमने अपना जवाब उस जनता को देना है जाकर कि हमारी नीतियां बिल्कुल विपरीत नीतियां हैं, हमने अलग अलग नीतियों के साथ चुनाव लड़ा, हमारी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के अपने विधायक समझ रहे होंगे कि किस तरीके की आनी चाहिए। जी जेटली साहब, मेरे को जेटली साहब मुझे बताया गया कि गुलाम नबी आजाद साहब ने और अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये जाके समझाया कि देखो गोवा में कैसे हुआ, फिर मणिपुर में कैसे हुआ, फिर मेघालय में कैसे हुआ, फिर बिहार में कैसे हुआ, इसलिए इस बात का कोई मायने नहीं है कि हमने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा और किसके साथ चुनाव लड़ा। ये कन्विंस कर दिया आपके बहाने से उन्होंने, शायद आपको लगता है कि समझाया होगा? जी, ऐसा मुझे बताया गया कि आपका बताया गया कि भाई राजीव जी की पार्टी ने जिस तरह से किया कि जो जी मैं केवल ये कह रहा हूं, आपको लगता है कि उनको समझाया गया होगा? उन्हें तो बंद किया गया था, ताले में रखा गया था, उनके चारों तरफ मार्शल चलते थे। जनता के विधायक जनता के बीच में रहने चाहिए। इन्होंने तो वो विधायक जिनको जनता ने चुनकर भेजा, इन्हें उठाकर बंदी बना लिया। और मैं बंदी बनाकर कहाँ रखा, हो सकता है कि उसकी स्टेटस थोड़ा अच्छा हो, लेकिन किस तरीके से लेकर आ रहे थे, जैसे किसी जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये अरुणाचल में ऐसा ही कुछ हुआ था। जानते हैं कि हमारी राजनीतिक दल राजीव जी, आज ये स्थिति, अरुणाचल में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? जरीता आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं, लेकिन पहले एक बार आप पूरी बात कर लें। जी, मुझे ठीक से याद नहीं है, थोड़ा सा आप बताइएगा। हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि हर किसी को अपने विधायक, मैं बिल्कुल अच्छी तरह बताता हूं मैं आपको, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ना आपने भी नहीं देखा होगा कि बस से उतरने के बाद, ये केवल जेल में देखा है मैंने, चुने हुए नुमाइंदों के लिए नहीं देखा कि जब बस में से उतर रहे हो तो भी एक दीवार बना ली जाए कि कहीं मीडिया वाला भी उनसे ना मिल ले। अगर मीडिया वाले ने भी उनसे मिल लिया तो हो सकता है कि इनके अंतरात्मा और ज्यादा जाग जाए और ये जो दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से भटक जाए। अब वो किस दिशा में लेके जाना चाहते थे, उनको एक मजबूरी में लेके जाना चाहते थे कि एक ऐसे राजनीतिक दल का चुनाव किया जाए जिसको वहां की जनता ने नकार दिया। तो आपका नेतृत्व ही निर्धारित नहीं था। आपकी राजनीतिक पार्टी अगर आप नीतियों से अलग भटक कर कोई आगे कार्रवाई करती है, देखिए ये जेडीएस को कहा करते थे कि बीजेपी की बी टीम है,
जी। ये कांग्रेस का वर्जन था कि ये बीजेपी की बी टीम है। आज का जनता देख नहीं रही होगी इनको कि देखिए कितनी मक्कारी करी जनता के साथ। ये बताते तो बीजेपी की बी टीम थे, और लेकिन खुद उनके साथ अलायंस करके सरकार बना रहे हैं, और अलायंस भी ऐसा जिसमें दोनों को ही जनता ने नकारा। सारे मंत्री हार गए इनके, मुख्यमंत्री हार गए इनके, और वहां पर एक पार्टी जो क्वार्टर सीटों के साथ आई है उनके मुख्यमंत्री को चुना जा रहा है। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। अरे भाई 104 पार्टियों वाली 104। ठीक है, जरिता आपके लिए कुछ कहना चाहती हैं? जेटली जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये स्थिति तो ऐसे हो गई है जैसे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप अगर बिहार और फिर कश्मीर में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस टाइप के गाली गलोच वाले रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। दूसरा चीज़, आप अगर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे इसके बारे में बात किया था कि जब अरुणाचल में आप लोगों ने पूरा जो आप लोगों ने जितना भी वहाँ पे नाटक रचा, वहाँ से सब एमएलएस को उठा के आप लोग चंडीगढ़ लेके आए, उनके मोबाइल फोन्स ले लिए, उनको रूम्स में रखे, तो उसका फिर क्या है? नाटक, सब तो नाटक ही है। और फिर आप हमारे ऊपर तोहमत लगाते हो। कर्नाटक में हुआ है नाटक तो मैडम आज। अरे आप लोग तो अरुणाचल में भी नाटक कर चुके, फिर आप लोग मणिपुर में क्या, मेघालय में भी नाटक कर रहे हैं। एक विधायक को तो पुलिस पकड़ करके ले गई। देखिए आपने पहले उंगली उठाई सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दिया। आपने उंगली उठाई इलेक्शन कमीशन पे, उसने आपको जवाब दिया। आपने कल कहा कि पाकिस्तान की तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, तो आज के वर्जन जो आया उसमें आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं जनता को कि जिसके ऊपर संवैधानिक संस्था पे आप उंगली उठाते हैं, अगर आपके फेवर में वहां पर वर्डिक्ट आ जाता है तो सब कुछ अच्छा है। आपको जनता नकार देती है तो आप जनता को गाली देने लग पड़ते हैं। बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी, ये सब तो पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था, क्योंकि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है सब तो मैनिपुलेट हो ही चुके थे। अभी टू सेव द फेस, अभी सब कुछ बचाने के लिए, होलियर देन दाव दिखाने के लिए तो आप लोगों ने इसको करना ही था। डॉक्टर रीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से, एनसीपी की स्पोक्सपर्सन है। डॉक्टर रीना, डॉक्टर रीना आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अब जब बात हम कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद उस पर चर्चा करना चाहता था कि जो कर्नाटक का आज का जो काम हुआ है या कर्नाटक के जो चुनाव हैं उसका सबक क्या है, और क्या 2019 के लिए अब जो है गठबंधन की राजनीति सबसे ज़रूरी है? एनसीपी जैसे जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनकी थोड़ी सी ताकत बढ़ गई है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे और रीना जी से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। हमारा विद्वत पैनल हमारे साथ है, कुछ ज्ञानवर्धन हमारा हो रहा है, मेरा तो बहुत हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौटते हैं। कर्नाटक के बाद किसकी बारी? अब बीजेपी को मिलेगी अपने राज्यों में चुनौती। कर्नाटक के बाद 3 बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव। मध्य प्रदेश में शिवराज की होगी वापसी। महारानी के मरुधरा में सियासी संग्राम। रेगिस्तान में कैसे खिलाएंगे कमल? 2019 की राह नहीं आसान। कांग्रेस के सामने सहयोगी जुटाने की चुनौती। बीजेपी के सामने सहयोगी बचाए रखने का टास्क। बीजेपी कांग्रेस दोनों को करना होगा फिर से विचार। कर्नाटक के घटनाक्रम ने दिया है दोनों को सबक। दोनों के लिए मुश्किल है 2019। खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लेजिस्लेटर्स, एमएलएस को खरीदने की कोशिश की है। अरे खरीद फरोख्त अगर करते तो 7 ही एमएलए चाहिए था ना, तो एक भी अगर खरीद फरोख्त नहीं की, इसीलिए तो हमने इस्तीफा दिया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन है, दुश्मनी दुश्मन है। तख्त-ओ-ताज कितने सुंदर लगते हैं या नहीं लगते हैं ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सारी लड़ाई तख्त-ओ-ताज की हो रही है। डॉक्टर रीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की। डॉक्टर रीना, बात कर रहे थे जो कर्नाटक के नतीजे आए हैं, कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, क्या आपको लगता है कि 2019 में अब कांग्रेस और बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि रीजनल पार्टी ही असली किंग है, आपके बिना काम नहीं चलेगा? हमारे यहाँ पे तो महाराष्ट्र से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रवादी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हमारे राष्ट्रवादी के आदरणीय शरद पवार जी साहब है, अगर उनके हाथ में हमारी महाराष्ट्र की सब धुराएं दे दे कि आप चुनाव लड़ने के तरीके सोचे, तो यहाँ पे और पूरे देश में राष्ट्रवादी के अगर पवार साहब अगर ये सब संभाले, चुनाव की सब धाराएं या चुनाव की राजनीति अगर संभालते हैं तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा कांग्रेस के लिए भी जी। और जो रीजनल पार्टीज है उनको साथ लेके तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी तरह से आप अगर वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, अगर वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है तो रीजनल पार्टीज आनी चाहिए। और रीजनल पार्टीज सब साथ में मिलके अगर एक साथ मिलके हो जाए और कांग्रेस के साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव लड़े तो ये जो वोटिंग परसेंट है वो भी बढ़ेगा और अपनी सीटें आराम से बढ़ जाएगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा? रीना जी, आपको लगता है कि शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनको पीएम कैंडिडेट होना चाहिए? पीएम कैंडिडेट तो शरद पवार साहब को डिक्लेयर करे अगर अभी, तो ये सब राजनीति, चुनाव, ये सब समीकरण इतने अलग हो जाएंगे कि बीजेपी सोच भी नहीं पाएगी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया और कांग्रेस सत्ता में कैसे आ गई। और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी अपना पीएम लेके जरूर इसके आगे की ये राजनीति संभाल पाएगी जी। जरिता हमारे साथ हैं कांग्रेस की, वो आपके शरद पवार साहब को प्रधानमंत्री बनवा सकती हैं, भले ही आपके शरद पवार साहब ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया हो। जरिता, आपको लगता है 2019 का सबक यह है कि रीना जी की या जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बिना काम नहीं चलेगा? 2019 में हमें लगता है कि हम सबको एकजुट होके काम करना है और एकजुट होके एक बीजेपी मुक्त भारत चाहिए हमें। तो अगर हमें ये सपना साकार करना है तो हमें लगता है कि एकजुट होके हमें काम कर। प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ये तो बहुत बाद में डिक्लेयर होगा, पहले लड़ाई तो लड़ ले, लड़ाई लड़ने से पहले हम बाकी सब डिसीजंस ले रहे हैं। पहले घर तो बनाए, उसके बाद तो कमरे बनाएंगे, उसके बाद तो उसके अंदर जाके हम लोग गृह प्रवेश का पूजा कराएंगे। पहले तो घर बनाए। नहीं, आप शरद पवार जी को बड़ा नेता मानते हैं ना? देखिए, हर एक नेता अपनी जगह पे वो एक नेता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो सर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। एवरीबडी इज अ लीडर। गठबंधन की परेशानी जरिता ये होगी ना कि 15 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपके पास होंगे चुनाव से पहले। कोई बात नहीं, जितने भी बाद में, पहले लड़ाई तो लड़ ले, उसके बाद देखेंगे ना होता है क्या। जी जेटली जी, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भी ये सबक है कि अब आपका जो ये था कि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं और दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, 11 करोड़ वोटर हो गए, 29 राज्यों में हो गए, फलाना ठिकाना केंद्र में है, सब जगह है, गठबंधन को मानना ही चाहिए, गठबंधन के धर्म को मानना ही चाहिए?
देखिए, गठबंधन के धर्म को मानना चाहिए। गठबंधन विचारधाराओं के ऊपर होता है। मैं तो अभी अपनी बहन को सुन रहा था, कैसे कैसे सुझाव आ रहे हैं। उन्होंने बताया अभी कि अगर ऐसा कर दें तो अभी कांग्रेस आ जाएगी। हो सकता है एक कमरे में बैठकर अब मुद्दों पर तो चर्चा करते नहीं होंगे। ये बोलते होंगे 7 दिन कबूतर को दाना डालें, 8 दिन पानी पिलाएं, 2 हवन कर दें तो शायद सरकार आ जाए। अब चर्चाएं मुद्दों पर नहीं होती होंगी, अब इस बात पे होती होंगी कि ये सरकार कैसे बना पाएंगे, और सरकार कैसे बनाएंगे ये बात तो कम से कम राहुल गांधी जी भी चर्चा कर चुके हैं इस बात की। उन्हें भी मालूम था कि हम, लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन की जरूरत है, कोalition पॉलिटिक्स पर फिर से आना चाहिए बीजेपी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोलिशन जब भी हमारी गवर्नमेंट सरकार बनी, हमने अपने गठबंधन के जो राजनीतिक दल है उनका बहुत सम्मान करा है। हो सकता है रीजनल वजहों से, अपनी वजहों से कोई गठबंधन या किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो कहीं गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन को साथ लेकर चले हैं। मजबूती से हमारा गठबंधन चला है। गठबंधन में बुराई नहीं है, बुराई केवल इस बात में है कि जब आपके पास मुद्दे ना हो और आपका टारगेट केवल एक ही हो गया हो कि अगर ये इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही तो हमारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, लेकिन स्कीम निकाली, ठीक है, हमने योजनाएं निकाली। जेटली जी, ये आपने कहा कि आप गठबंधन के जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं जानता हूं आप हमेशा सबका बहुत सम्मान करते हैं। अभी शिवसेना ने कहा है कि वजूभाई वाला साहब को इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना मेरे ख्याल से आपका गठबंधन दल है, आप सम्मान करेंगे उनका? हाँ, देखिए, मैंने कहा आपको गठबंधन का सम्मान करते हैं, और कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई नेतृत्व बीच में से अपनी बात रखता है तो वो स्वतंत्रता भी केवल इस एनडीए के गठबंधन के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए दूसरी जगहों पे आप अपना वर्जन कितनी आजादी के साथ रख पाते हैं, और खास तौर पे तब जब कोई मेजोरिटी में सरकार हो। आप ये देखिए, इससे बड़ा सबूत आपको गठबंधन की मजबूती का नहीं मिल सकता कि हम फुल पावर में हैं, फुल मेजोरिटी में, हमारे पास सीटें जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। बावजूद उसके अगर हमारा गठबंधन कोई बात उठाता है तो ये हमारे गठबंधन की लोकतांत्रिक स्थिति है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप उनका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? बात उठाते हैं, उसका जवाब हम देते हैं, उसके ऊपर चर्चा भी होती है। उसका सम्मान करेंगे जो शिवसेना कह रही है? मैंने आपसे कहा गठबंधन का सम्मान हमेशा करते आएंगे, रहे हैं। जी, डॉक्टर प्रमोद शास्त्री जी, संघ जो है इस बात पर ज्यादा करता है कि नैतिकता की बात है, पवित्रता की बात है राजनीति में, और जो आपने कहा कि आप व्यक्ति निर्माण करके वहां भेजते हैं, फिर वो ट्रैक थोड़ा बहुत बदल जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो गवर्नर पर शिवसेना ने जो बयान दिया है वो ठीक है आपके हिसाब से? मुझे लगता है हर व्यक्ति को राजनीति में अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और अपने विवेक के अनुसार उन्होंने जो कहा है, नहीं वो अधिकार की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो उन्होंने कहा है वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं? नहीं, मुझे ठीक लगने से ये ठीक एनडीए के अंदर बैठकर चर्चा करने पर एनडीए की चिंता छोड़िए, एनडीए की चिंता छोड़िए। मैं तो डॉक्टर प्रमोद शास्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नैतिकता की बात करने वाले संघ परिवार के विचारक साहब इस बात से सहमत हैं कि जो गवर्नर साहब ने किया, गवर्नर साहब के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें रहना चाहिए पद पर? नहीं, मुझे लगता है गवर्नर साहब ने कुछ गलत नहीं किया। ये एक पक्ष है समय वाला, उसको लेकर थोड़ा सा जरूर लग रहा है, वरना तो जैसे सरकारिया कमेटी ने जिस तरह से 4 उसके नियम हैं उसके अनुसार उन्होंने जो पहले नंबर पर जब कोalition कोई प्री पोल नहीं है तो उसमें उन्होंने सबसे बड़े दल को बुलाया। मुझे नहीं लगता उसके अंदर उन्होंने, गवर्नर साहब ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो सरकार बन रही है वो अच्छे चले, अगर वो चला सकते हैं, अगर वो चला, आपको भी शक है, हमारे यहाँ जितने प्रवक्ता सबने कहा है, इन सबको शक है, वो कितनी शुचिता से एकत्र हुए हैं, प्रश्न ये है। उनके एक दूसरे के प्रति कितनी निष्ठा है, प्रश्न ये है। कितने दिन, यानी जिन लोगों ने चिमटे से भी ना छूने की बात कही, सिर्फ दक्षिण कर्नाटक में जो जेडीएस है और वहां पॉलिटिकल कांग्रेस। जी डॉक्टर साहब, एक चीज छोटी सी माफी चाहता हूं मैं, पॉलिटिकल फेलियर को मोरल विक्ट्री बनाना जो है ना, नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कही। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फेलियर हो गया कोई बात नहीं, हार गए, एक स्ट्रेटेजी होती है, मैं उससे भी सहमत हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मानना चाहिए, अपनी मांग करनी चाहिए, उसमें भी किया, हार गए वो भी कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकल फेलियर्स को मोरल विक्ट्री मत बनाइए ना। नहीं, ये कौन बना रहे हैं? आप बना रहे हैं। कैसे? जेटली जी कह रहे नहीं, हमने कुछ कोशिश नहीं की, जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि नहीं हम खरीदना चाहते तो खरीद लेते। ये जावड़ेकर जी बताएंगे, इसका उत्तर वो अच्छे से दे पाएंगे। मेरा मानना सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो लड़ रही है पार्टी, हर पार्टी इलेक्शन लड़ रही है सरकार में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में आई, पूरा अधिकार था उसको कि वो अपने
उसके विधायकों के साथ जाकर वहां कहे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, और वो उन्होंने किया। जब वो नहीं, उसका लगा कि नहीं हो सकता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से शालीनता के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं नहीं सोचता इस पे, मुझे लग रहा है 2019 के लिए ये एक अच्छा स्टेप है जो लिया गया। मनन साहब, आपको कुछ परेशानी लगती है कि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या उसके बाद जो 2 कोalition पार्टनर्स हैं वो सरकार बनाने के लिए जाएं? देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले मेरी आवाज ठीक नहीं थी, अब फिर भी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है सर। नो, मेरी आवाज वापस कानों में आती है। जी, गवर्नर साहब ने जो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया है, निमंत्रण दिया, वो गलत बिल्कुल नहीं है जी, चूंकि प्री पोल जो अलाइनमेंट या अलायंस नहीं था, इसलिए लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना बनता था उनका। जी, जैसे मैंने कहा 15 दिन टाइम देना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वहां गड़बड़ हो गई जी। लेकिन दूसरी, अभी मेरी 2-3-4 बातें कर रहे थे, वकील हूं, मुझे भी थोड़ा बहुत राजनीति का ज्ञान है जी। अभी ये जेटली की बात कर रहे थे, सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, अब इनमें दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रहा है जी। कभी भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत थे, जिस समय वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, सिद्धांतों की बातें थी। जो आज का युग है, और ये युग ठीक, और ये ठीक कर रहे हैं, किसी भी तरह से सरकार बनाना। जी, राजनीति करने आए हैं, कोई यहाँ कोई रामायण का पाठ पढ़ने थोड़ी नहीं आए हैं ये जी। तो ये ठीक कर रहे हैं, किसी भी कीमत पे सरकार बनाना। गोवा में बनाई, जहां भी बनाई, ठीक किया। लेकिन जहां तक एक पैंतरा जो देवेगौड़ा जी ने इस बार चलाया है जी, अगर ये पैंतरा ठीक बैठ गया तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बार देख लेना, 19 में प्योर सरकार लेके प्योर मेजोरिटी नहीं आएगी, चूंकि टीडीपी पहले इनसे बाहर हो गई है जी, शिवसेना पहले इन पे रोज उंगली उठा रही है जी, अकाली दल इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जी। अब देवेगौड़ा जी ने जो चाल चली है कि कांग्रेस शामिल हो तो मैं सरकार बनाऊंगा, तो कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर 19 में ये बात हुई, कांग्रेस अगर शामिल हो गई थर्ड फोर्स के साथ, तो सरकार 5 साल चलेगी, 19 वाली भी। जी, जेटली जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सत्यप्रकाश जी से एक चर्चा छोटी सी कर लूं। सत्यप्रकाश जी, गवर्नर की बात हो रही थी, आप गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, कोई दिक्कत आपको लग रही है? एक 2 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नर साहब को लेके है कि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई, उनका इस्तीफा भी मांगा गया है। गवर्नर साहब ने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किया है। एक सत्ताधारी दल था कांग्रेस, वो हार गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी उभरी, उसको उन्होंने बुलाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन का टाइम दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकारिया कमीशन की लोग बात करते हैं हर जगह, कांग्रेस के नेताओं ने भी और कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में सरकारिया कमीशन ने 1 महीना समय देने की बात की। इसके पहले कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गवर्नर ने और माननीय राष्ट्रपति, लेकिन सरकारिया कमीशन ने इस तरह से डिफाइन नहीं किया सत्यप्रकाश जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले बुलाया जाए। उसका मैंने उसको पढ़ा है, सरकारिया कमीशन ने ऑप्शंस बताए हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। 2 चीजें मैं कह रहा हूँ, सरकारिया कमीशन हैज नो लीगल सैंक्टिटी। पहली बात वो भी है कि कोई लीगल सैंक्टिटी। दूसरी चीज ये है कि सरकारिया कमीशन को सेलेक्टिवली लोग कोट करते हैं। जो समय देने की बात है, उसमें 1 महीना समय देने की बात कही गई है। और ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं समझा। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर यार, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राज्यों में भी और केंद्र में भी बहुत ज़्यादा समय दिया गया, 1 महीना भी समय दिया गया है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दशकों से एक दौर चला हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में हस्तक्षेप करता है। जो संविधान की धारा 163(2) है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि राज्यपाल महोदय को ये विवेकाधिकार है और वो अपने विवेक से जिसको भी चाहे उसको शपथ दिलाएं। अलबत्ता ये बात अलग है कि जो संवैधानिक परंपरा है, विद राइडर्स भी है ना, कोई राइडर नहीं है। संविधान राइडर का मतलब होता है कि अंडर संविधान राइडर्स होते हैं। संविधान में कोई राइडर नहीं है। पहली चीज, संविधान में उनको विवेकाधिकार दिया गया है। उसका मतलब ये है कि वो जिसको अगर राइडर नहीं है तो फिर चैलेंज क्यों? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं संविधान में आप पढ़ लेंगे 163(2) मैंने पढ़ लिया, मैं पूछ रहा हूं राइडर नहीं है तो फिर चैलेंज कोई राइडर की बात ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि संविधान सभा में जब इस बात पे बहस चली तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इसको डिफेंड किया था कि गवर्नर को ये डिस्क्रिशन होना चाहिए। रही बात कि वो डिस्क्रिशन किस तरह से इस्तेमाल करें, उसमें हुआ ये है कि
चाहे वो आर्टिकल 356 हो जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, या आर्टिकल 163 क्लॉज 2 है जिसमें मुख्यमंत्री बनाते हैं। संविधान में जितने विवेकाधिकार राष्ट्रपति महोदय को नहीं है उससे बहुत ज्यादा गवर्नर को है, और गवर्नर साहब ने किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे इसको कोर्ट में सवाल नहीं किया जा सकता है, ये संविधान में ही लिखा हुआ है। लेकिन हुआ यह है कि पिछले कुछ दशकों में इसका इतना दुरुपयोग हुआ है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में गवर्नरों द्वारा, कि उसके बाद मामले कोर्ट में जाने लगे। फिर अदालतों के लिए यह लाजमी हो गया कि कहीं न कहीं कुछ सीमाएं तय हों, और जिन फैसलों का हवाला दिया जाता है, चाहे वो बोम्मई केस हो या रामेश्वर ठाकुर केस हो जो बिहार वाला रिजोल्यूशन का केस था, ये सारे मामले प्राइमरीली ये आर्टिकल 356 में है, राष्ट्रपति शासन लगाने को लेके हैं। जो 163 क्लॉज 2 है जिसमें कि सरकार बनाने के लिए राज्यपाल महोदय निमंत्रित उनको लेके सीधे तौर पे नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अदालत में कोई गया था, एक जो सबसे बड़ी चीज जो मेरी समझ में नहीं है, अगर किसी वकील को समझ में आए तो बता सकता है, सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं अब आर्टिकल 32 में जब आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। मैं ये नहीं समझ पाया कि कांग्रेस ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना था ना। मैं यही सवाल ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वो किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था, कांग्रेस के नेता का या जेडीयू के नेता, जेडीएस के नेता का, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने रात में जैन साहब आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन पर कोई आप कुछ ज्ञान डालेंगे? अब देखिए, फंडामेंटल राइट का तो मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अगर कोई और खटखटाना चाहता रात को, कोई भी जी, किसी पब्लिक कॉज के लिए, किसी और दुश्वारी के लिए, तो ये दरवाजे कभी ना खुलते। चूँकि कांग्रेस ने खटखटाए थे और नेशनल इशू था और इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इशू था, तो रात को अदालत भी बैठ गई और अदालत ने ये फैसला भी किया कि मैं समझ नहीं पा रहा, आप अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए बात ये है, जब हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और इंसाफ किया और जस्टिस किया, तो क्या ये जस्टिस इतना सिलेक्टिव है कि कुछ वीआईपीज के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो रात को 2 बजे भी खुल जाएगी अदालत, लेकिन आम आदमियों के जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे you are not supporting the idea. You are not supporting the idea. No, I am not. I am not supporting. ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट को रात को सुनवाई करने की कोई जरूरत सर मेरे पास भाई सुबह 9 बजे ओथ करानी थी, इसलिए क्या है वो। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, 9 बजे जो ओथ करानी थी, आई एम 100% श्योर उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है। वो तो ठीक है, वो तो गवर्नर के विवेकाधिकार पर उन्होंने रोका भी नहीं, ये उनको अधिकार नहीं है। इसके पहले कोई पहुंच ठीक है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के। मेरे पास वक्त बहुत कम है, पांडे साहब आप के पास मैं आना चाहता हूं कि अभी गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों ने बताया कि जो रीजनल पार्टी हैं वही असली किंग हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है इस बात को समझेगी? गोरखपुर और फूलपुर में तो नहीं समझा था। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी इसको ठीक तरीके से अब समझ गई है जी। गोरखपुर और फूलपुर में नहीं समझ पाई थी, लेकिन कैराना में समझ गई है जी। नूरपुर के विधानसभा के उपचुनाव में समझ रही है, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जिस तरह कर्नाटक में जेडीएस के साथ सरकार बनाई, एक बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की समझ में आ गया है कि बिना क्षेत्रीय दलों के काम चलने वाला नहीं है, और क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट में काफी मजबूत स्थिति में जी, और बिना क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन, महागठबंधन बनने वाला नहीं है। जरीता, आखिरी बात, वक्त बिल्कुल कम बचा है, क्या आपको लगता है कि 2019 जो है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत, जो आप बीजेपी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन बीजेपी मुक्त भारत का पहला स्टेप यह है कि कांग्रेस जो है अपने बिग ब्रदर का जो रोल है उसे खत्म करे? हम विश्वास करते हैं कि जितने भी हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज है सबको एक साथ लेके चलना है हमें जी। और जैसे कि आपके प्रोमोज में कुछ चल रहा था कि जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट? पर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अंत में जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगी, सिंस शाहरुख खान का फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर तो अभी भी बाकी है, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी जरूरत है कोalition के लिए? कोalition बहुत ही जरूरी है, हाँ, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, एक साथ मिलके
अगर हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए तो हाँ, हम सबको एकजुट होके एक साथ मिलके काम करना ही पड़ेगा। प्रश्न है जुड़ा हुआ जी, राहुल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? क्योंकि राहुल जी तो बोल चुके मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। नहीं, मैं ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो राहुल जी ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि इफ वी गेट अ मेजॉरिटी, आई डोंट, इफ वी मींस एवरीबॉडी, if all the parties together, IF is a very big word. If we get a majority, I do not mind being the prime minister. So this is I'm asking, majority यूपीए का majority आने पर अब यूपीए के सब लोग बने, उसमें समाजवादी भी होंगे, उसमें बसपा भी होगी, उसमें लोकदल ये भी होगा। ये सब होने के बाद वो कह रहे हैं कि नंबर आया तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब ये मैं बनूंगा नहीं, ये कहा उन्होंने, बन सकता हूं, नहीं बनूंगा, हाँ मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा हाँ मैं चाहता हूं, बनने दीजिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। राजीव जी, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी जो जरिता जी कह रही है कि अब वो सबके साथ चलने को तैयार है। क्या आपको लगता है जेटली साहब कि बीजेपी को भी उसके लिए कुछ नई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होगा? हाँ, मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा पिक्चर अभी बाकी है। अगर ये बात मैं कहता तो कहते कि देखिए आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि जो कर्नाटका में हुआ है वही फाइनल रिजल्ट नहीं है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन मुद्दा ये था, आपके बारे बोल रही थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए जी। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए, ये प्रश्न आपने उठाया। यही प्रश्न राहुल गांधी शिवसेना ने उठाया था। गांधी जी ने कहा कि जो गवर्नर हैं वो बीजेपी और आरएसएस से हैं जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो गवर्नर हैं वो बीजेपी और आरएसएस से हैं। मैं राहुल गांधी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज तक के जो गवर्नर रहे हैं क्या उनके लिए सिविल सर्विस का एग्जाम रखा गया था? पहले कांग्रेस पार्टी के गवर्नर होते चलिए, और इस बात को किससे खुशी मिलेगी? वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। बस मैं आखिरी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आपसे फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी बिग ब्रदर का रोल छोड़कर सबके साथ चलना चाहती है? हमारा संवाद जनता के साथ है, हम संवाद जनता के साथ रखते हैं और जो राजनीतिक पार्टी जनता के संवाद रखती है और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ डिलीवरी करती है वो हमारे गठबंधन का हिस्सा होता है। हम गठबंधन इस आधार पर नहीं करते कि कितना लेन देन रहने वाला है, वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं। और आप देखिए, सबका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, पहले किस किस तरह की डील होती रही है। डील देखिए, किसी को जेल जाना पड़ता है, फिर नेगोशिएट होता है, वो जेल से वापस आ जाते हैं। अब जिसकी जो जगह है वो वहां पहुंचता जा रहा है और यही हम चाहते हैं। इस देश का पैसा, इस देश का 1 रुपया पूरा उन तक पहुंचे। 75 पैसे का बंटवारा हम नहीं चाहते कोई राजनीतिक दल आपस में घुमाकर करे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रीना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। राजीव जेटली जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनन साहब, आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। अरविंद जैन साहब, आपका शुक्रिया। सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर प्रमोद शास्त्री जी, आपका बहुत शुक्रिया। जरिता, आपका बहुत शुक्रिया। और कीर्ति निधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया कि मेरा ज्ञानवर्धन किया है। ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहे हमारा ये विद्वत पैनल, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खुश रखिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।